अब आप लोगों को जो नोट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं उसमें देखते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस दो तरीके के होते हैं। मास में ऐसा नहीं था, हमेशा एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट ही करता था, लेकिन चार्जेस में लिखा गया कि हमेशा चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता। दो तरह के चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अलग अलग तरह के चार्जेस रख दो तो अट्रैक्ट करते हैं। तो उन दोनों तरीके के चार्जेस का नाम रखा गया। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जा रहा है ये उनका नाम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे कि ये नहीं कह सकते कि +10 कूलम का चार्ज -10 कूलम के चार्ज से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव उनका नाम है, कुछ भी नाम रखा जा सकता, तो पॉजिटिव नेगेटिव रख दिया गया। उसके बाद जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे या उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देने होंगे। बाहरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ही निकाला या डाला जा सकता है। इसलिए सेकंड पॉइंट जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखा हुआ है वो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब किसी बॉडी को जब चार्ज कर रहे होंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 निकालेंगे या 10 निकालेंगे या 1 या 10 इलेक्ट्रॉन्स उस पर डाले जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होगा तो उस पर जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻19 कूलम के मल्टीपल्स में ही होगा, है ना, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसी बात को बता रहा है थर्ड पॉइंट। कहता है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, Q = ±n times n is an integer E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स का खुद का भी मास होता है, तो बिना मास के चार्ज का कोई बात ही नहीं की जा सकती, है ना। जब चार्ज की बात कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने से ही तो चार्ज किसी बॉडी पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस कर दिए तो उसका मास ज़्यादा हो गया, उतने इलेक्ट्रॉन्स का मास जुड़ गया उसकी उस बॉडी में, या इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो उसमें तो मास कुछ कम हो जाएगा। तो चार्ज की जब भी बात करेंगे तो मास से एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कहने का मतलब हुआ बाहर से अगर उस बॉडी को चार्ज का कोई लेन देन ना किया जाए तो बोलेंगे ये बॉडी आइसोलेटेड है, अलग कर दिया गया है। तो अगर बाहर से उस बॉडी को ना तो चार्ज दिया जाए ना उसमें से चार्ज लिया जाए तो उसका चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, उसका चार्ज कंजर्व रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात हम लोग कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दो तरह की बॉडीज होती हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो क्या डिफरेंस है ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो कंडक्टर्स ऐसी बॉडीज होती हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उस बॉडी के अंदर उसके लैटिस में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो लूजली बाउंड है लैटिस के साथ और वो पूरे बॉडी के अंदर आराम से घूम सकते हैं, आगे पीछे चल सकते हैं। इसलिए उनको चार्ज कैरियर्स भी कहा जाता है। वो चार्ज को कैरी करते हैं बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कंडक्टर्स ऐसी बॉडीज हैं जिनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम से टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो इधर उधर लैटिस में घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते, चार्ज को कैरी नहीं कर सकते। तो ये तो पहला डिफरेंस हुआ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होल बॉडी ऑफ कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में इस चैप्टर में आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा, तो ये पॉइंट और क्लियर होगा। अभी के लिए डिफरेंसेस लिख रहे थे एक जगह पे, तो इसको यहाँ लिखा रहने दिया जाए। इंसुलेटर के अंदर लिखा हुआ है कि होल बॉडी ऑफ इंसुलेटर मे और मे नॉट बी एट सेम पोटेंशियल।
हर पॉइंट का पोटेंशियल इंसुलेटर के अंदर सेम हो ज़रूरी नहीं है, कंडक्टर्स के अंदर सेम होता है। थर्ड पॉइंट में कहा गया अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ कंडक्टर इज जीरो। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो कहा गया कि फील्ड इनसाइड बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर जो चार्जेस है उस पर फोर्स लग रहा होगा। अब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो अगर उन पर फोर्स लगेगा तो वो मूव कर जाएंगे, फ्लो करने लगेंगे, तो वो केस, वो सिनेरियो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रह जाएगा। चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस मूव करना बंद कर चुके हैं। अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं अगर, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर फील्ड नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही। अगर फील्ड होता तो मूव कर रहे होते। उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में, मतलब अगर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ कंडक्टर इज जीरो। यहाँ इंसुलेटर वाले कॉलम में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंसुलेटर मे और मे नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं कि जीरो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन फिर भी सिंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए मूव नहीं कर रहे हैं। चलिए थोड़ा इस पॉइंट पे और बात करते हैं। तो जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा किसी कंडक्टर में, तो होगा क्या देखते हैं ज़रा। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बुलाया जाए। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब बाहर से फील्ड लगाया जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ लेफ्ट साइड में भागना शुरू कर देंगे। लेफ्ट वाले सरफेस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना, जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। और इसी तरह से राइट वाले सरफेस पे टोटल बॉडी तो न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये मिलके अपना फील्ड बनाना शुरू करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इस फील्ड को E2 कह देते हैं। चलिए, तो जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन्स पीछे जाके जमा होते जा रहे हैं, ये E2 वाला फील्ड और स्ट्रांग होते जा रहा है। एक समय आएगा कि E2 वाला फील्ड बढ़ते बढ़ते E1 वाले फील्ड के बराबर पहुंच चुका होगा मैग्नीट्यूड में, तो नेट फील्ड इस बॉडी के अंदर उस समय जीरो हो जाएगा। तो अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए उन पे फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो अब वो मूव नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रीच हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रीच होगी, उस समय तक आते आते नेट फील्ड इस पूरे कंडक्टर के अंदर जीरो हो चुका होगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कंडक्टर के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में जीरो होता है। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने डिफरेंसेस पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो कहता है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज हमेशा कंडक्टर के एक्सपोज्ड सरफेस पे ही रहता है। ठीक भी है, अगर हम लोग कंडक्टर की बॉडी के अंदर कोई चार्ज रख देते हैं तो वो चार्ज खुद का फील्ड बनाना शुरू कर देगा, तो कंडक्टर की बॉडी के अंदर फील्ड हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आने पर जो भी चार्ज होगा कंडक्टर के सरफेस पे आ चुका होगा, बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। और इंसुलेटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ज में रिसाइड्स एनीवेयर। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स बॉडी के अंदर भी रह सकता है, सरफेस पे भी रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। कहने का मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो उसका कोई टेंजेंशियल, सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट हो गया तो सरफेस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सरफेस के अलोंग फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रहा नहीं। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रीच हो चुकी होगी
तो सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ही रह गया होगा। वही चीज़ यहाँ डायग्राम से भी दिखाया गया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल थी पहले, जैसा कि बनाया गया है। जैसे बीच में कंडक्टर रख दिया हमने, तो कंडक्टर पर सरफेस पे पहुंचने से जस्ट पहले वो लाइंस देखो बेंड हो गई और सरफेस पे नॉर्मली जाके गिर रही। बॉडी के सरफेस के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर, बॉडी के अंदर फील्ड है ही नहीं, फील्ड जीरो है। और जब बाहर निकल रही तो पहले परपेंडिकुलर निकल रही है और फिर अपना जैसे जाना था वैसे लाइंस पास कर रही। और इंसुलेटर वाले कॉलम में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेटर कैन बी एट एनी एंगल टू द सरफेस। टेंजेंट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो भी सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इंसुलेटर के केस में वो मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव ए कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज गिवन बाई E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप। यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और एन कैप है डायरेक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। सिग्मा लिखा हुआ है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। किसी कंडक्टर के अलग अलग पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस पर यूनिट एरिया अलग अलग भी हो सकता है। तो जहां पर बताना है सरफेस के जिस पॉइंट के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जस्ट वहां वाला सिग्मा लिखना होगा, वहां वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप लिखना होगा। अब ये क्यों होता है, कैसे आता है इतना, इस पे हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे चल के, अभी इस पे बात नहीं कर। इंसुलेटर के केस में नो सच फिक्स्ड रिलेशन इज डिफाइंड इन केस ऑफ इंसुलेटर। ऐसा कोई फॉर्मूला इंसुलेटर के लिए नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम साहब ने कहा कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डायग्राम में 2 पॉइंट चार्जेस बने हुए हैं, x दूरी पे रखे हैं, Q1 और Q2। तो उनके बीच का फोर्स जो होगा सम कांस्टेंट K इंटू Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, इतना होगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको कूलॉम कांस्टेंट भी कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नोट में इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिखा है कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज ओनली इफ दे आर एट रेस्ट। तभी जब वो रेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग उसी फोर्स की बात ही कर रहे हैं, जब दोनों चार्जेस रेस्ट पे होंगे उस समय एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे। Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कूलॉम्स लॉ उन्होंने जो लॉ दिया है वो पॉइंट चार्जेस के लिए दिया है, बड़ी बॉडीज के लिए नहीं दिया है। तो कोई बड़ी बॉडी के लिए डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ हम लोग नहीं लगा लेंगे। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इज ए मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम में K का वैल्यू अलग अलग होता है। मतलब यही दोनों पॉइंट चार्ज अगर किसी और मीडियम में रखे होंगे वैक्यूम के अलावा, तो K का वैल्यू वहाँ पे बदल के रखना होगा, उस मीडियम के करस्पॉन्डिंग जितना है वो रखना होगा। ये लिखा है कि फॉर फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के लिए K का वैल्यू इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आल्सो इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फॉर एनी अदर मीडियम K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ अपॉन में ये नया एक कांस्टेंट आ गया जिसको इस सिंबल को कप्पा बुलाते हैं। तो ये जो नया कांस्टेंट है इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैक्यूम के लिए K का वैल्यू था 9 इंटू 10⁹, और किसी मीडियम में जब जाएंगे तो K की जगह 9 इंटू 10⁹ अपॉन उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, ऐसे भी कह सकते हैं, 9 इंटू 10⁹ अपॉन 1 लिखा हुआ है। हाँ, कंडक्टर्स के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनाइट होता है, मतलब कि K का वैल्यू 0 हो जाएगा उस केस कंडक्टर्स के केस में। तो अलग अलग, जैसे किसी मीडियम का अगर K का वैल्यू 2 है तो उस मीडियम में जब 2 पॉइंट चार्जेस रखे जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स बताते वक्त हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी फोर्स के इक्वेशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K लिखा हुआ है वहाँ पे 9 इंटू 10⁹ अपॉन 2 लिखा जाएगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सॉल्व करके अब देखा जाएगा।